हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। बाइनोमियल थ्योरम इस टॉपिक में हमने अभी तक देखा कि बाइनोमियल एक्सपांशन होता क्या है। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हमने देखा कि मल्टीनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, उन पे कुछ एग्जांपल्स। राइट, उसके बाद में हम लोगों ने देखा एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, जैसे लास्ट डिजिट्स कैसे निकालते हैं, डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर कैसे निकालते हैं यूजिंग बाइनोमियल। राइट, ये सारी बातें देखी। कंटिन्यू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, तो आपका जो हेडिंग रहेगा इस वीडियो का या इस लेक्चर का वो है ग्रेटेस्ट टर्म। हमें पता करना है कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है। चलिए एग्जांपल से लेके चलता हूं मैं आपको। सो लेट अस कंसीडर कि हम एक्सपांड कर रहे हैं 1 प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, सो मुझे पता करना है कि इसके एक्सपांशन में ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। व्हेन आई वांट टू फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन x इक्वल टू हाफ। x का कुछ वैल्यू ले लेते हैं, तो लेट अस से x को हमने हाफ ले लिया ना। जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा, आपको पता है सबको एक्सपांशन है इसका, 5 टर्म्स आएंगे इसके एक्सपांशन में। सो 1 प्लस एक्स पावर 4 जो है पहला टर्म 1 आता है। नेक्स्ट 4c1 x, 4c2 x स्क्वायर, 4c3 x क्यूब एंड 4c4 x पावर 4। ऐसे 5 टर्म्स आएंगी। हम x की वैल्यू रखेंगे हाफ, और ये 4c1 4c2 भी हम निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस 4c1 4 होता है। अच्छा, x के यहाँ पे हाफ रखा आपने, 4c2 आप निकालोगे 6 होता है। ठीक है, आप 4c2 निकाल सकते हो एनसीआर का फॉर्मूला लेके। तो ये 6 होता है, और यहाँ पे हाफ का स्क्वायर रखा आपने। फिर आपने नेक्स्ट 4c3, तो 4c3 आप निकालोगे 4 होगा, और ये हाफ का क्यूब हो जाएगा। एंड 4c1 4 ही होता है, 4c4, और ये हाफ रेज टू पावर 4 होगा। इसको हम लिखते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस ये 6/4 प्लस 4/8 प्लस 1/16 ऐसे आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस 2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/16। तो ये है हमारा टर्म 1, ये हमारा टर्म 2 है। फिर हम कैपिटल टी से दिखाते हैं टर्म्स को। तो ये हो गया हमारा टर्म 1, ये हो गया टर्म 2, 3, 4 और 5। राइट, तो ऐसे 5 टर्म्स आए हैं इस एक्सपांशन में। अब हमें बोला गया कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। तो आप देखो, ये पहला टर्म क्या है, 1 है। सेकेंड टर्म क्या है, 2। थर्ड टर्म है 3/2। फोर्थ टर्म है 1/2। फिफ्थ टर्म है 1/16। इसमें सबसे बड़ा टर्म आप देख सकते हो 2 है। राइट, T2 सेकेंड टर्म ही है, यहाँ पे जो वैल्यू उसकी 2 है। ठीक है, तो ये तो छोटा था इसलिए हमने पता कर लिया। अगर मैं 40 दे देता तो आप पूरे 41 टर्म्स थोड़ी निकालते। तो कुछ पैटर्न होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कोई पैटर्न होना चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो नंबर्स हमेशा क्या होते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन में, बढ़ते हैं और फिर घटना स्टार्ट करते हैं। राइट, दे फॉलो अ पैटर्न। देखिए यहाँ 1, फिर अगला 2 आया, फिर 3/2 कम हुआ, फिर और भी कम, फिर और भी कम। तो आई कैन से अगर मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालता हूँ तो यहाँ T2/T1 क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो T3/T2 ये लेस देन 1 आ गया। राइट, तो ये जैसे ही लेस देन 1 आ गया मतलब क्या हुआ, यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ है और इसके आगे डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर रेशियो देखेंगे, ठीक है, आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर रेशियो देखेंगे, राइट, आप देखिए आराम से, आप फॉलो कर रहे हैं टर्म्स को, तो ये एक तरीके से कुछ टाइम तक इंक्रीज होगा और फिर उसके बाद डिक्रीज होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि भाई कब तक इंक्रीज हो रहा है। तो हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेंगे। अगर रेशियो बड़ा हो गया 1 से तो वहां तक इंक्रीज है। राइट, और जैसे ही रेशियो 1 से बड़ा होना कम हो गया, मतलब द रेशियो बिकम्स नाउ लेस देन 1, तो वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो आई कैन क्लियरली सी कि T2 जो है, राइट, T2 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल से कंसीडर कराता हूं मैं। राइट, सो लेट अस हैव वन मोर एक्सपांशन हियर। 1 प्लस एक्स पावर 5 लेते हैं इस बार। अगेन लेट अस टेक x का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो इस वक्त हमें देखना है, तो हम इसको एक्सपांड करेंगे। अब इस बार 6 टर्म्स आएंगे। तो जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो ये 1 प्लस 5c1 इंटू एक्स प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर, 5c3 एक्स क्यूब, राइट, प्लस 5c4 एक्स पावर 4 प्लस 5c5 एक्स पावर 5 आएगा। हम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, तो होगा 1 प्लस 5 इंटू हाफ प्लस 5c2 10 होता है, राइट, 10 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 5c3 भी 10 होता है। आप सॉल्व कर लेना, तो हाफ क्यूब प्लस 5 इंटू हाफ पावर 4 प्लस 1 इंटू हाफ पावर 5। तो यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस 5/2 प्लस अगेन 5/2 प्लस 10/8 प्लस, राइट, ये 5/2 मतलब यहाँ पे 10/4 आया था। हम अगले स्टेप में कर लेंगे उसको। 10/8 देन 5/16 देन 1/32। तो अगर हम देखें 1 प्लस 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/4
प्लस 5/16 प्लस 1/32। अगर यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करें तो क्या हुआ, ये इंक्रीज होना स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे तो दोनों भी सेम है और फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ पैटर्न बनता है यहाँ पे कि टर्म्स जब भी हम करते हैं तो पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। और आप यहाँ देखोगे ये जो दोनों टर्म्स है, तो यहाँ दोनों टर्म्स ग्रेटेस्ट टर्म हो गए, दोनों टर्म इक्वल है, दोनों टर्म ग्रेटेस्ट टर्म हो गए। तो अगर आप कंसीडर टर्म्स का रेशियो लेंगे तो टी आर, मतलब यहाँ पे आप देखोगे T2/T1 ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, T3/T2 ये तो इक्वल टू 1 है, और अब T4/T3 लेंगे तो ये लेस देन 1 है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि T2 T3 इक्वल है और वही T2 और T3 इक्वल होने के कारण वो दोनों ही हमारे ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है, तो ऐसी बात हमें समझ में आती है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रेटेस्ट टर्म दो भी हो सकती है, अगर दो टर्म्स इक्वल हो जाती है तो ग्रेटेस्ट टर्म वी कैन हैव टू ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन और वी कैन आल्सो हैव वन ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन। बट अब हम इसे जनरलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आई कि हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें कुछ एक पैटर्न मिलेगा, थोड़ा देर इंक्रीज फिर डिक्रीज। ठीक है, तो जो बीच का पॉइंट है जहां तक इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है वो हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा। चलिए इसी को जनरलाइज करते हैं। हम 1 + x⁻n लेते हैं, इसका एक्सपांशन होता है आपका, पहला टर्म 1 होता है, फिर नेक्स्ट c1x + c2x² एंड सो ऑन, लास्ट टर्म होता है cnx⁻n। ऐसे एक्सपांशन होता है हमारा, राइट। c1 का मतलब है nc1, हम n नहीं लिखे तो भी चल जाता है, इस तरह लिखा जाता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे करते करते ये लास्ट टर्म होता है हमारा। ठीक है, n+1 टर्म, क्योंकि इसमें n+1 होते हैं पूरे टर्म्स, तो ऐसा है ये। ठीक है, अब नाउ कैन आई से फॉर ग्रेटेस्ट टर्म, फॉर ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, हमें वो टर्म चाहिए जहां तक tr+1/tr इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आपने देखा था रेशियो जो है जहां तक वो ग्रेटर देन 1 होगा वो लास्ट टर्म जो है वो हमारा, राइट, बाद में फिर वो लेस देन 1 होना स्टार्ट हो जाता है। तो tr+1/tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसा हमें चाहिए। इक्वल टू क्यों है, आपने देखा था एक दो केसेस में से एक केस में इक्वल भी हो गया था। तो tr+1/tr हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो आपको याद है कंसेक्यूटिव टर्म्स में यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स में सिर्फ x का एक डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x का एक टर्म आएगा, और इनका कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो होता है आपको याद होगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हमने पढ़ा था n-r+1/r into x, ऐसा हो जाएगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है बेटा, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स में हम कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स मिलेंगे हमें, राइट। तो NCR/NCR-1 हो जाएगा वो कोफिशिएंट, और उसको हमने सॉल्व करके रखा था। फिर अगर मैं एक स्टेप बताऊं तो यहाँ पे हो जाएगा NCR/NCR-1, ठीक है, इनटू x शुड बी लेस देन इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, व्हिच गिव्स मी दिस, राइट। कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट आएंगे और जो दोनों टर्म्स है कंसेक्यूटिव उनमें सिर्फ एक ही x का डिफरेंस रहेगा जो ऊपर है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से मुझे r लाना होगा, तो हमें सॉल्व करके एक r लाना पड़ेगा। तो ये r उधर चला गया, इसको सॉल्व किया आपने तो ये क्या होगा, n-r+1 into x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ठीक है। r का टर्म एक और उधर चला गया तो यहाँ आ जाएगा n+1 टाइम्स x ग्रेटर देन इक्वल टू r, जो है वो 1+x टाइम्स r हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके, तो वी गेट हियर r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n+1 टाइम्स x अपॉन 1+x, ठीक है। तो हमें जो मिलता है ये सॉल्व करके, यू कैन सॉल्व दिस एंड गेट r में रिलेशन। तो r हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू दिस, नाउ r हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू दिस। यहाँ पे n जो है वो पावर रहेगा, x जो है वो यहाँ वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी, ठीक है, यहाँ से हमें r की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ दो केसेस आएंगे, जब भी r की वैल्यू मिल रही है यहाँ दो केसेस आएंगे। r इज एन एग्जैक्ट इंटीजर, अगर r का वैल्यू एग्जैक्ट इंटीजर आ गया, मतलब ये सॉल्व किया हमने और ये जो सॉल्व करके ऐसे कुछ आया, r इज लेस देन और इक्वल टू लेटर से 10 आ गया, ठीक है। अगर ऐसी बात हुई कि r एग्जैक्ट इंटीजर है तो देयर विल बी टू ग्रेटेस्ट टर्म्स, राइट, टू ग्रेटेस्ट टर्म्स, देयर विल बी टू ग्रेटेस्ट टर्म्स, दैट विल बी tr एंड tr+1, राइट। ये दोनों टर्म्स इक्वल होने वाला केस रहेगा और वो दोनों ही टर्म्स हमारे ग्रेटेस्ट टर्म्स रहेंगे, बिकॉज tr इज इक्वल टू tr+1, ये वो केस रहेगा, ठीक है। जब इंटीजर आता है तो ऐसा हो जाता है ये। और केस टू अगर r इंटीजर नहीं है तो r इज नॉट एन इंटीजर, ओके, r इज नॉट एन इंटीजर, मतलब है r का मतलब है ये जो है n+1x अपॉन 1+x, उसको लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगर n+1x अपॉन 1+x ये जो है वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर, मतलब ऐसा आता है कि r इज लेस देन इक्वल टू 10.3,
तो इसका मतलब है r का वैल्यू जो होगा सिंपली 10 होगा एंड ग्रेटेस्ट टर्म विल बी tr प्लस 1, ओनली 1 तो इज द ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 हो गया r का वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा 11th टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। राइट, बेसिक बात ये है कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो गया कि भाई टर्म्स यहाँ एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जो भी टर्म्स एक पैटर्न फॉलो करती है थोड़ी देर के लिए इंक्रीज होंगे और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टर्म रहेगा बीच में, राइट, तो वो एग्जैक्ट बीच में रहेगा नहीं रहेगा नहीं पता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स एज वेल। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो यस वो मिडिल टर्म ही हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो। ठीक है, क्योंकि वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, वो मिडिल टर्म हो जाएगा। बट यहाँ पे मिडिल टर्म होना जरूरी नहीं है, बिकॉज x का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा ग्रेटेस्ट टर्म के लिए ये रिलेशन होना चाहिए। हमने देखा इसके पहले दो एग्जांपल में tr प्लस 1 अपॉन tr हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। राइट, कंसेक्यूटिव टर्म्स है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट्स जो है वो हो जाएंगे ncr अपॉन ncr माइनस 1 इनटू x बचेगा सिर्फ, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स से सिर्फ एक ही x बचता है, शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया हमने तो ये n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, एक कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है। राइट, तो ये इस तरह आएगा। यहाँ से मुझे r के लिए सॉल्व करने क्योंकि कौन सा टर्म रहेगा ये सब डिपेंड करता है r की कौन सी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया और r में एक रिलेशन आया हमारे पास, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये मैंने प्रूफ बताया, बट नेक्स्ट टाइम के लिए आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है। जब भी मैं एग्जांपल करूंगा मैं बस इस रिलेशन को यूज करूंगा, r हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 x अपॉन 1 प्लस x। अब ये जो पार्ट है अगर ये इंटीजर आता है, मैंने r कहा है लेकिन r को मैं इसी के बराबर समझ रहा हूँ यहाँ पे। राइट, तो अगर ये इस तरह आ गया कि एग्जैक्टली लेस देन इक्वल टू 10 आ गया, तो इसका मतलब है इसके दो ग्रेटेस्ट टर्म्स रहेंगे, और वो टर्म कौन से रहेंगे tr एंड tr प्लस 1। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू सीधा सीधा 10 हो जाएगी, इसका मतलब रहेगा कि r इज 10 एंड द टर्म नंबर्स व्हिच आर ग्रेटेस्ट इज t10 एंड t11। सो इस एक्सपांशन में 10th एंड 11th टर्म आर द ग्रेटेस्ट टर्म, ऐसी बात हो जाएगी। और अगर ये इंटीजर नहीं है, ये जो पार्ट है इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 10.3 आया कुछ सॉल्व होके, तो देयर विल बी ओनली वन ग्रेटेस्ट टर्म एंड दैट इज नथिंग बट ओके, यहाँ से r का वैल्यू जो रहेगा लेस देन इक्वल टू, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, राइट, सबसे बड़ा वैल्यू लेना है ना मुझे, तो इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूंगा सीधा सीधा। ओके, r विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूं मैं, r विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस 1 x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, तो अगर 10.3 आ गया तो r का वैल्यू सीधा सीधा 10 हो गया, अगर ये एग्जैक्टली 10 आ गया तो r का वैल्यू 10, बट देयर विल बी टू ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इन टर्म्स का। चलिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, एग्जांपल्स देते हैं, आप नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स यहाँ पे। ठीक है, r का वैल्यू क्या है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर समझते हो आप लोग GIF, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, वो रहेगा इसका आंसर, जैसे 10.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 10। ओके, चलिए, सो टेकिंग एन एग्जांपल ऑन ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, एग्जांपल 1 ऑन ग्रेटेस्ट टर्म। सो एग्जांपल है फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ root 3 into 1 plus 1 by root 3 raised to power 20। ठीक है, ऐसी बात है। तो आप इसको हमेशा 1 plus x power n से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो कंपेयर किया आपने 1 plus x power n से, रूट 3 बाहर है इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ये इससे हम कंपेयर करेंगे। तो हियर n is equal to 20 and x is equal to 1 by root 3। ठीक है, ऐसी बात होगी। हमें ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढना है, तो हमारा फॉर्मूला है कि फॉर ग्रेटेस्ट टर्म हमने एक फॉर्मूला याद रखा है, बस आपको वही याद रखना है, r हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 into x अपॉन 1 प्लस x। सो r हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू, n की वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 1 by root 3 अपॉन 1 प्लस 1 by root 3, ऐसे हो जाएगा। हम यहाँ पे r के लिए सॉल्व करेंगे। सो r इज लेस देन और इक्वल टू 21 into 1 by root 3, और नीचे हो जाएगा root 3 प्लस 1 अपॉन root 3। फिर आपने इसको root 3 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से r इज लेस देन इक्वल टू 21 अपॉन, राइट, रूट 3 प्लस 1 है, तो लेटर से मैं रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो r इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, r इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 इंटू ये 1.7 होता है तो ये 0.7 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। राइट, तो r इज लेस देन और इक्वल टू आप देखेंगे 21 इंटू 0.35, तो r इज लेस देन और इक्वल टू 7.7, ऐसे कुछ आ जाएगा। ये हम सॉल्व कर लेंगे, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सो यहाँ से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो r इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.7, तो r का वैल्यू जो है वो 7 हो गया। और जैसे ही r 7 हो गया तो ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो tr प्लस 1 हो जाएगा, इज द ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, सो दैट इज 8th टर्म, राइट, दैट इज t8 इज द ग्रेटेस्ट टर्म।
8th टर्म इज द ग्रेटेस्ट वन। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा r का वैल्यू। यहाँ पे आप देखो कि जो r लेस देन इक्वल टू वो क्या है, इंटीजर नहीं है, तो देयर विल बी ओनली वन ग्रेटेस्ट टर्म, और वो ग्रेटेस्ट टर्म है 8th टर्म। अगर आप 8th टर्म लाना चाहते हो तो आप जनरलाइज्ड टर्म निकाल के, राइट, तो यहाँ पे मुझे बोला था ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट टर्म है 8th टर्म। अगर उसका वैल्यू निकालना हो तो आप जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट टर्म। ओके, तो इस तरह सॉल्व करना है हमें ग्रेटेस्ट टर्म के। आप देख लीजिए, कंपेयर किया आपने 1 + x पावर n से n निकाला, और फिर ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है हमारे लिए, राइट, तो ये फॉर्मूला हमारे बड़े काम का है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 + 4x पावर 10 व्हेन x इज इक्वल टू 1/4, ऐसे पूछ लिया है हमको। नाउ सबसे पहले से मुझे 1 + x पावर n के फॉर्म में लाना है। अब ये ऐसा नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 3 कॉमन फ्रॉम हियर। तो ये जो टर्म है 3 + 4x पावर 10, इसमें मैं 3 कॉमन लूंगा तो 3 पावर 10 बाहर आ जाएगा, और ये 1 + 4x/3 पावर 10 हो जाएगा। 1 + x के फॉर्म में लेके आ गए हम। अब हम पुट करेंगे वैल्यू जो x की हमें दी है, तो x की वैल्यू जो है 1/4 दी है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 10 1 प्लस, यहाँ पे 1/4 पुट करोगे तो 1/3 पावर 10 बचेगा, राइट। आपने x को 1/4 पुट किया तो देखिए आप क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1/3 पावर 10 हो जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो अब कंपेयर हो सकता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू है 10 और x का वैल्यू है 1/3। अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 + x पावर n के फॉर्म में है, तो यहाँ पे देखेंगे अब n क्या है, 10 है, और जो अंदर नंबर है वो हमारे लिए बन गया 1/3। अब मुझे टर्म निकालना है, तो r का वैल्यू निकालना है, तो आई नो r इज लेस देन और इक्वल टू n + 1 × x अपॉन 1 + x। सारी वैल्यूज डालेंगे आप यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो r इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, 10 है n का वैल्यू, सो 10 + 1 × 1/3 अपॉन 1 + 1/3। आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये 11/4 हो जाएगा, तो r इज लेस देन इक्वल टू 2.75। तो देयरफॉर r जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 2.75 का, सो विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो r का वैल्यू जो है वो 2 आ गया। r का वैल्यू 2 आते से tr + 1 विच विल बी इक्वल टू t3 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, राइट, इज द ग्रेटेस्ट टर्म। चलिए मुझे थर्ड टर्म निकालना है यहाँ पे, ठीक है, इस एक्सपांशन का मुझे थर्ड टर्म निकालना है, चाहे आप इसका निकालिए या इसका निकालिए, राइट, एक ही बात होगी, बस x का नंबर हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड टर्म निकालना चाह रहा हूँ तो इसका जो थर्ड टर्म है वो हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं, तो 10, आपको पता है जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x पावर r y पावर x पावर n माइनस r, पहले टर्म पावर n माइनस r y पावर r। तो यहाँ थर्ड टर्म निकालना है मुझे, तो थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू 10c2, पहला टर्म है 3, सो 3 पावर 8 हो जाएगा, ठीक है, n माइनस r, और नेक्स्ट टर्म है 4x मतलब 1, क्योंकि x तो आप 1/4 रखोगे, हाँ, 1 पावर यहाँ पे जो नंबर आएगा वो है, राइट, तो 2। तो ऐसी बात होगी, तो आंसर मेरा हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आपका आएगा 45 × 3 पावर 8। तो जो ग्रेटेस्ट टर्म है, राइट, ग्रेटेस्ट टर्म इज थर्ड टर्म, और अगर हमें सॉल्व करके निकालना हो ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, अगर हमें सॉल्व करके निकालना हो तो दिस इज हाउ वी फाइंड। तो ग्रेटेस्ट टर्म थर्ड टर्म है, और इसका थर्ड टर्म निकालना है एक्सपांशन में, जहां जहां x है 1/4 रखना, यू विल गेट इट, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, थर्ड टर्म जो है हमारा ग्रेटेस्ट टर्म है। आसान है क्वेश्चन। चलिए एक और देखेंगे हम एग्जांपल, ताकि पक्की बात हो जाए हमारी। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को पॉज कर करके बीच बीच में आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 3 - 5x power 15 when x is equal to 1/5, ठीक है, ऐसी बात हो गई। नाउ पहली बात है, यहाँ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट क्यों पूछा गया है, क्योंकि यहाँ माइनस है, और माइनस में क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। तो जब अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है तो हम इग्नोर करते हैं निगेटिव को, हम सिर्फ ये पता करना चाहते हैं कि वो जो नंबर है एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे हम लोग, राइट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा गया है, तो ये निगेटिव को हमें ध्यान में नहीं रखना है जब हम पता करेंगे। तो एक्चुअली ग्रेटेस्ट टर्म को हम एनजीटी भी कहते हैं, एनजीटी मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, क्योंकि अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा हो तो दैट इज हाउ वी ट्रीट इट, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है हमको 3 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 3 पावर 15 आ जाएगा, तो 1 - 5/3 x पावर 15 हो जाएगा। x को 1/5 रखोगे आप लोग, तो ये हो गया 3 पावर 15, 1 - 1/3 पावर 15 हो जाएगा। x को 1/5 रखा आपने, देखो आप कैंसिल कर सकते हो प्रॉपरली, तो ऐसी बात हो जाएगी।
अब इसमें हमें देखना है कि हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, 1 प्लस एक्स पावर n से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू 15 है और x की वैल्यू जो है 1/3 है। 1/3 क्यों? क्योंकि हम न्यूमेरिकली कह रहे हैं ना, हम लोग निगेटिव को बिल्कुल नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 1/3 रखेंगे। अब हमें टर्म निकालने के लिए r का फॉर्मूला, तो r का फॉर्मूला क्या है बच्चों, r का फॉर्मूला क्या है, n+1 टाइम्स x अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। ये x तभी हम लेंगे जब हम कंपेयर कर पा रहे हैं, जैसे इस सिचुएशन में आने के बाद कंपेयर कर पा रहे हैं, ये नहीं है, ये है हमारा x का टर्म, ठीक है, कंपेयर करके जो मिल रहा है हमें, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 15+1 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो आपने सॉल्व किया इसको, तो ये ऊपर है 16/3 अपॉन 4/3, तो यहाँ पे r का वैल्यू जो है वो 4 आ गया, एग्जैक्ट इंटीजर आ गया। एग्जैक्ट इंटीजर आ गया मतलब आपको याद है क्या होना चाहिए, 2 ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, ओके, 2 ग्रेटेस्ट टर्म्स। कौन कौन से ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगे, तो यहाँ से जो r का वैल्यू है, पहली बात तो यहाँ से जो r का वैल्यू है वो 4 हो गया, तो ग्रेटेस्ट टर्म्स आर tr एंड tr+1, दैट इज t4 एंड t5। क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। अब हमें t4 और t5 निकालना पड़ेगा इसके एक्सपांशन में, राइट। तो यू कैन फाइंड आउट t4 एंड t5 यूजिंग जनरल टर्म, राइट। तो चलिए हम बना लेते हैं, तो t4 विल बी इक्वल टू, अच्छा हमें जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोला गया तो हम मॉड ऑफ t4 निकालेंगे, हमारे लिए प्लस माइनस कोई मतलब नहीं रखेगा। तो t4 कैसे आएगा यहाँ पे, तो 15c3, राइट, NCr मतलब हो जाएगा, ठीक है। t4 का मतलब पता है जनरल टर्म कैसे करते हैं, ये tr+1 होता है हमारे लिए, राइट। तो t4 ऐसी बात हो गई है, तो 15c3 फर्स्ट टर्म जो है 3^12 एंड यहाँ पे जो आएगा न्यूमेरिकली करें ना हम तो -5x⁻³ होगा, राइट। यहाँ पे पावर 3 होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकली लेंगे यानी मॉड लेंगे, तो इट विल बी 15c3 3^12 और ये हो जाएगा 1/5 रखने पे 1/3, राइट। माइनस हो रहा है लेकिन हम इसका मॉड लेना चाह रहे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, तो इट विल बी नाउ 15c3 into 3^12, दिस इज आवर आंसर। हाँ, न्यूमेरिकली लेने के कारण हमने नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं किया, राइट। और सॉल्व करना कर सकते हैं बट दिस इज हाउ वी गेट, राइट। ये कैसे आया, तो आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ जिन लोगों को कंफ्यूजन है, राइट। तो जब भी हम tr+1 करना चाहते हैं तो NCr हो जाता है, तो यहाँ पे r+1 मतलब 4 हो जाता है जनरल टर्म के केस में, और पहला टर्म जो भी रहेगा, तो जैसे यहाँ पे 3 है तो x⁻n−r एंड y⁻r, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने निकाला और यूज किया t4 में, ओके। तो ऐसे हमें जनरल ग्रेटेस्ट टर्म निकालना होगा। तो कभी कभी में ग्रेटेस्ट टर्म बोला जाएगा, कभी कभी में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज जस्ट बिकॉज टू अवॉइड दिस साइन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है हमारे ग्रेटेस्ट टर्म पे, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट प्रॉब्लम्स। अब बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है ये, इसको I+F प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, ओके। I+F प्रॉब्लम्स मतलब I स्टैंड्स फॉर इंटीजर एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन पार्ट। चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट अवे हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे और उसी से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ 2 + √3 power n is equal to I+F, where I is an integer and F is nothing but fraction part, ठीक है, ऐसी बात कही हुई है। Then prove that, दो बातें प्रूव करनी है हमें, I is an odd integer, ठीक है, पहला पॉइंट हमें भी प्रूव करना है, और सेकेंड पॉइंट प्रूव करना है 1 - f into I+F is equal to 1। ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम है, बहुत ही यूनिक मेथड है। अब देखिए हमें दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं इसको, तो 2 + √3 power n is equal to I+F, let us call it as 1। जब भी ऐसा दिया होगा ना, आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो कॉन्जुगेट, इसका जो सब्ट्रैक्शन मतलब 2 - √3 जो है, राइट, पावर n, अब देखिए ये जो 2 - √3 रहेगा ना, ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा। आप देख रहे हैं 2 - √3, √3 1.7 होता है तो हमेशा लेस देन 1 होगा, तो देयरफॉर इसको हम f' कहेंगे और यहाँ पे f' जो होगा वो लेस देन 1 होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कैसे। सो ये 2 + √3 power n हमें I+F दिया हुआ है, ये जो रहेगा ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऐसा है दिया हुआ हमें, ठीक है। सो अगर मैं इसका माइनस लेता हूँ, 2 - √3 power n लेता हूँ, तो ये हमेशा 1 से छोटा है, और 1 से छोटा इफ यू रेज टू एनी पावर, राइट, दैट विल बी नथिंग बट अ फ्रैक्शन, देयरफॉर इट हैज टू बी बिटवीन 0 and 1। वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, ये हमारी बात है। हमेशा इस तरह का एल्गोरिथम आप अप्लाई करोगे इस क्वेश्चन में। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ओके। सो ऐड 1 and 2,
देखिए कितना इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब ये इन दोनों को ऐड करते हैं आप, तो आपको मिलता है आई प्लस एफ डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया आपने तो यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएंगे। सो इट इज इक्वल टू नाउ 2 प्लस रूट 3 पावर n प्लस 2 माइनस रूट 3 पावर n। ठीक है, तो अब इनका एक्सपांशन करेंगे अगर, तो ये जो पहला टर्म है इसके एक्सपांशन में आएगा, पहले 2 पावर n आएगा, फिर उसके बाद में c1 2 का पावर 1 से घटेगा और रूट 3 आ जाएगा, फिर c2 2 का पावर और 1 से घटेगा और रूट 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा प्लस 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 प्लस। ये पहला एक्सपांशन हो गया हमारा, राइट। प्लस सेकेंड टर्म जो रहेगा एक्सपांशन में, ये माइनस है बीच में तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, इसके एक्सपांशन में अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा। फर्स्ट इज 2 पावर n माइनस c1 2 पावर n माइनस 1 इंटू रूट 3। ठीक है, फिर प्लस c2 2 पावर n माइनस 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस चलता रहेगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, आप ऑब्जर्व करिए, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो जो पहला टर्म है ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, और ये सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड टर्म 2 बार हो जाएगा, फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब जब रूट 3 के ऑड पावर्स है, रूट 3 की जब जब ऑड पावर्स है वो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आई विल हैव 2 टाइम्स ऑफ, जो टर्म्स बचते हैं वो है 2 पावर n प्लस c2 2 पावर n माइनस 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, सारे ही पावर जो रहेंगे रूट 3 के वो इवन पावर रहेंगे ना। इवन पावर होने के कारण ये रूट के टर्म्स हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो रूट के टर्म्स हट जाएंगे तो ये जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर होगा। तो कहने से 2 इंटू ये इंटीजर होने वाला है। ओके, जस्ट ऑब्जर्व रूट 3 का स्क्वायर इज 3, अगला आएगा रूट 3 पावर 4, सारे इवन पावर है तो ये जो है सारा इंटीजर बन जाएगा। तो 2 पावर n और ये सारा इंटीजर हो जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन से इट विल बी 2 इंटू इंटीजर, थस I plus f dash is equal to, now any integer multiplied by 2, मतलब ये तो इवन इंटीजर हो गया। और इंटरेस्टिंग बात होगी, राइट, विल बी एन इवन इंटीजर। तो I plus f dash ये क्या है, इवन इंटीजर है। ठीक है, ओके, अभी तक हमने कुछ प्रूव नहीं किया। ठीक है, अभी ये बन गया इवन इंटीजर। अब एक और बात देखेंगे, अगर ये इंटीजर है I, ठीक है, इसका आंसर भी इंटीजर है, तो इंटीजर को हमने किससे ऐड किया होगा, तो इट इंप्लाइज ये खुद भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्योंकि देखो आपका आंसर भी इंटीजर, आपका एक इंटीजर है, इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है दैट हैज टू बी एन इंटीजर। तो कहने से f प्लस एफ डैश हैज टू बी एन इंटीजर। आप ऑब्जर्व कीजिए इसको, राइट, एक मिनट के लिए आप पॉज करके ऑब्जर्व कीजिए। ये i खुद एक इंटीजर नंबर है, इसका आंसर भी इंटीजर नंबर आ रहा है, तो इंटीजर शुड बी एडेड विद इंटीजर सो दैट द आंसर इज आल्सो इंटीजर। तो यहाँ पे बात समझ में आती है कि f प्लस एफ डैश जो है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ ताकि हम लोग आगे कर पाए। सो नाउ अब आगे की बात, ये पूरा पार्ट देख ले। ठीक है, सो अब आगे की बात ऐसी है कि हमें पता है कि जो f था वो फ्रैक्शनल पार्ट था, मतलब 0 to 1, f डैश भी 0 to 1 था। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा, राइट, तो इनको ऐड करने पे क्या होगा, f प्लस एफ डैश विल बी बिटवीन 0 and 2, ऐड करने पे क्या होगा, बिटवीन 0 and 2। बट हमें पता है कि f प्लस एफ डैश तो इंटीजर होना चाहिए, तो इनके बीच में इंटीजर कौन सा है, सिर्फ 1। 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर है, 1। तो इसका मतलब है f प्लस एफ डैश सिर्फ 1 हो सकता है। एंड थस I प्लस एफ डैश खुद इवन इंटीजर था। ओके, इवन इंटीजर था मतलब 2k लिख सकता हूं मैं, और ये 1 आ गया, तो देयरफॉर आई कैन से I प्लस 1 इज इक्वल टू 2k। तो I कम्स आउट टू बी 2k माइनस 1। ठीक है, सो I इज एन ऑड इंटीजर। हमारा फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, राइट। I कैसे आया ऑड, आपने देखा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ठीक है, किस तरह हमने देखा, आपने देखो, आराम से सॉल्व करिए, देखिए आप। ठीक है, तो हमने कहा कि f जो है फ्रैक्शन पार्ट था, फ्रैक्शन पार्ट तो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। f डैश हमने प्रूव किया ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 0 और 2 के बीच में रहेगा। बट ये इंटीजर है, राइट, ये इंटीजर है, जैसे हमने यहाँ देखा है। तो 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर है, वो है 1। तो f प्लस एफ डैश 1 होगा। एंड देयरफॉर I प्लस 1 इज एन इवन इंटीजर, इट इंप्लाइज I हैज टू बी अ ऑड इंटीजर। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब बचा सेकेंड पार्ट, राइट, सेकेंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। ओके, आप लोग नोट करते जाइए जहां जहां आपको लगता है वीडियो पॉज करते हुए। ठीक है, सो अब सेकेंड पार्ट था हमारा जो प्रूव करना था, वो था 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ। ठीक है, अब आपने देखा कि f प्लस एफ डैश जो है वो 1 होता है, तो 1 माइनस एफ इज नथिंग बट एफ डैश। यहीं से देखिए आप, अब 1 माइनस एफ क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन हमारा एफ डैश इंटू आई प्लस एफ का हो गया है। तो एफ डैश क्या था, तो 2 माइनस रूट 3 पावर n था। एफ क्या है,
2 प्लस रूट थ्री पावर n है। नाउ इसमें कॉमन पावर अगर n ले लिया हमने तो ये हो गया 2 माइनस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट थ्री। तो अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी हो गया ये, तो विच विल बी नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर n। तो ये हो जाता है 4 माइनस 3 पावर n विच इज इक्वल टू 1। तो thus we proved 1 माइनस f इंटू आई प्लस एफ इज ऑल्सो इक्वल टू 1, जो हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव करना था। ऐसे क्वेश्चन का जो मेथड है ना बहुत ही एक एग्जैक्ट अप्रोच है, एक एग्जैक्ट एल्गोरिथम है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, बहुत सिमिलर अप्रोच है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑन आई प्लस एफ प्रॉब्लम्स। यूनिक प्रॉब्लम्स है ये जो बाइनोमियल की हेल्प से सॉल्व होते हैं। ओके, आप लिख लीजिए, हम एक और एग्जांपल देखेंगे इसमें, ठीक है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। तो एक और एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 पावर 6 इज, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दे देते हैं आपको 196, 198, 197 एंड डी नन, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया, रूट 2 प्लस 1 पावर 6, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए। नाउ रूट 2 प्लस 1 पावर 6 को अगर अगेन हम कहेंगे ये जो भी टर्म रहेगा इसमें इंटीजर पार्ट होगा और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा, क्योंकि रूट 2 दिख रहा है हमें। तो रूट 2 प्लस 1 जो है जब मैं एक्सपांड करूंगा तो इसमें इंटीजर होगा और फ्रैक्शन होगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है मतलब मुझे आई पूछ लिया है ना, तो ये जो आई होगा यही खुद ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है। अगर लेटर से इसका आंसर आता है 198.23 तो 198 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। तो वो इंटीजर पार्ट है, दैट इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब हमें आई निकालना है इस क्वेश्चन में। तो हमारा अप्रोच सिमिलर जाएगा। रूट 2 माइनस 1 पावर 6 को मैं क्या लूंगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन लिया था एफ डैश लूंगा, राइट। आप देख सकते हैं रूट 2 माइनस 1 जो है वो लेस देन 1 है, तो देयरफॉर आई कैन से एफ डैश इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, मतलब बिटवीन 0 एंड 1, राइट। लेट अस कॉल दिस एज 1, लेट अस कॉल दिस 2, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था उसी तरीके की बात की यहाँ पे। तो देयरफॉर नाउ ऐड 1 एंड 2, राइट, एकदम सिमिलर है हमारी स्टेप्स। ऐड 1 एंड 2, जब मैं ऐड करूंगा दोनों को तो ये हो जाएगा आई प्लस एफ डैश विच इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 पावर 6, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। हम इसको एक्सपांड करते हैं, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहला टर्म आएगा रूट 2 पावर 6 प्लस 6c1, और सिर्फ c1 भी लिखा तो चल जाएगा, रूट 2 पावर 5 प्लस c2 रूट 2 पावर 4, राइट, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे पहले टर्म का एक्सपांशन आ गया। प्लस सेकेंड में अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। तो c1 रूट 2 पावर 5 प्लस c2 रूट 2 पावर 4, ऐसी बात आ जाएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। जब हम ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, राइट। तो जो भी टर्म्स बचेंगे वो 2 टाइम्स आ जाएंगे, रूट 2 पावर 6 प्लस c2 रूट 2 पावर 4 प्लस नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो रहेगा c4 रूट 2 पावर 2 और प्लस c6, राइट। तो 6c2 6c6 ऐसा है, ये ऐसे आ गया ये, ठीक है। तो ये बात हो गई। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 इंटू रूट 2 पावर 6 कितना होता है आप देखेंगे, तो रूट 2 पावर 6, राइट, तो दैट विल बी नथिंग बट 8। 6c2 निकालेंगे आप और ये सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 60। 6c4 निकालेंगे आप, ठीक है, तो 6c4 आप निकालेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये प्लस 1, ऐसी बात हो गई। तो ये पूरा सॉल्व होके जो है 2 इंटू देखेंगे 99 हो गया। तो i प्लस एफ डैश इज 198, ठीक है, ऐसी बात हो गई है। आप ये सॉल्व करिए, राइट। जिन बच्चों को ये दिक्कत जाता है सॉल्व करने में, मैंने पहले वीडियो में बताया कि 6c2 कैसे निकालते हैं। तो यहाँ NCR का एक फॉर्मूला है, ऊपर का फैक्टर ऊपर, नीचे का फैक्टर नीचे और n माइनस आर फैक्टोरियल, आप ये यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था कि f प्लस एफ डैश क्या होता है, 1 होता है। तो ये इस तरह की बात होगी कि i प्लस 1 इज इक्वल टू 198, तो देयरफॉर i क्या होगा, 197 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। f प्लस एफ डैश 1 हो गया, हमने ये अभी इसके पहले एग्जाम्पल में देखा, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स है आई प्लस एफ प्रॉब्लम्स, बहुत ही सिमिलर टेक्निक है। पहले पार्ट को हम आई प्लस एफ लेते हैं, सेकेंड पार्ट को हम सिर्फ एफ डैश लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं बाय एडिंग देम, ठीक है।